बच्चों, आई एम रंजीता यादव एंड दिस इज़ योर एंड माई ब्यूटीफुल सा चैनल फिज़िक्स वाली। सो लास्ट वीडियो में हमने फिज़िकल वर्ल्ड एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, ठीक है, स्टार्ट किया था और जाना था व्हाट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स से कुछ प्यार किया था थोड़ा बहुत। कितने बच्चों को प्यार हुआ है फिज़िक्स से? थोड़ा सा ही हुआ होगा, अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। तो आई होप आप सब बच्चे जो है वो जग चुके हैं फिज़िक्स से कि फ़िज़िक्स के लिए कि हमें फ़िज़िक्स पढ़ना है, ठीक है। तो हम लास्ट हमने पढ़ा था व्हाट इज़ फिज़िक्स एंड रिलेशन बिटवीन फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे आगे उसका जो चैप्टर है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि हम एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस कवर करेंगे यहाँ पे 11th क्लास में, जो भी सिलेबस आपके पास है। तो फिज़िकल वर्ल्ड हम पढ़ रहे हैं यहाँ, ठीक है। फिज़िकल वर्ल्ड में ही इसी चैप्टर में इसमें से कुछ आएगा नहीं, जस्ट नॉलेज हम पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। फिज़िक्स से प्यार करने के लिए पढ़ रहे हैं हम। यहाँ हम आगे लेके चलते हैं। एनसीईआरटी ने हमें दो बेसिक प्रिंसिपल दिए। फर्स्ट, यूनिफिकेशन एंड सेकंड, रिडक्शनिज्म, ठीक है। ये दो बेसिक प्रिंसिपल हमें किसने दिए? एनसीईआरटी ने हमें दिया है, हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो पहला हम लेके चलते हैं यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन यूनिफिकेशन क्या होता है बच्चों? यूनिफिकेशन होता है कि हमारे पास जितने भी फिजिक्स के, जितने भी इस वर्ल्ड में जितने भी फिनोमिना है, ठीक है, फिजिक्स के, उन सब को एक लॉ से समझाना, सारे फिनोमिना को एक लॉ से समझाना, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक आप लेके चलो एप्पल फॉल, एप्पल का गिरना, ठीक है, एप्पल का गिरना, एप्पल फॉलिंग, मून रिवॉल्व, मून का रिवॉल्व होना एंड पेंडुलम स्विंग। ये सब कैसी बातें? अलग अलग दुनिया की बातें हैं सब, ठीक है। सारी अलग अलग दुनिया इनकी। एप्पल का गिरना, एक एप्पल गिरा ऊपर से नीचे, मून रिवॉल्व होना, मून का रिवॉल्व होना, पेंडुलम का स्विंग होना, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना। अब इन सब फिनोमिना को आपको एक लॉ से समझाया जिसने, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम इन सब को, चाहे वो एक बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट हो, ये बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, तो एक डिफरेंट, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट हो, चाहे एप्पल का गिरना हो, छोटा सा ऑब्जेक्ट हो, या एक मून का रिवॉल्व होना, या पेंडुलम का स्विंग होना, सारे अलग अलग फिनोमिना को एक लॉ से जो समझाता है, हमें यूनिफाई करता है, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। क्लियर? ये होता है आपका यूनिफिकेशन, ठीक है। अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डिफरेंट फिनोमिना थ्रू वन लॉ, फ्यू लॉ, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। क्लियर? ये था आपका यूनिफिकेशन। नेक्स्ट आता है इसी में, जैसे हमारे पास एक बॉडी से लॉज ऑफ कंजर्वेशन आप लेके चलेंगे, लॉज ऑफ कंजर्वेशन। तो उसमें क्या होगा? एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर क्या होगा? हीट कंजर्व होना, ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस होना किसके थ्रू होती है? बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसमें जैसे आपके पास लेंस लॉ आ गया, ठीक है, लेंस लॉ आ गया, किरचॉफ सेकंड लॉ आ गया, ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो ये सब अलग अलग है, इनको हम किसके थ्रू हम समझ सकते हैं? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। यूनिफाई कर दिया हमने एक लॉ से। तो
दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब जैसे एक हमारे पास आता है, मैक्सवेल ने हमें क्या दी थी, 4 इक्वेशंस दी थी। मैक्सवेल की हमारे पास होती है 4 इक्वेशन, 4 इक्वेशन देता है वो हमें। ठीक है, कौन कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी जिसको बोलते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये अलग अलग ब्रांच है बच्चों, इनका सबका अलग अलग ब्रांच है। ये अलग एक पूरी ब्रांच है। इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझाया किसने, मैक्सवेल ने। इलेक्ट्रोडायनामिक को किसने समझाया, मैक्सवेल की इक्वेशन ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझाया मैक्सवेल इक्वेशन ने, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैक्सवेल। तो जितने भी अलग अलग फिनोमिना हैं, ठीक है, इन सब को एक लॉ से यूनिफाई करना, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। ठीक है, इन सबको डिटेल में हम अलग अलग पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अभी बस हमें यूनिफिकेशन का मीनिंग समझना है कि क्या होता है मीनिंग। ठीक है, अब आता है दूसरा आपका रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या होता है भाई बच्चों, रिडक्शनिज्म होता है आपके पास कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उस बड़ी प्रॉब्लम को आप छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके सॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है या बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, उसको हम एक छोटे छोटे से पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन उसको हम सॉल्व करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। ठीक है, जैसे हम बात करें जनरेटर की, जनरेटर, तो जनरेटर में हम क्या क्या किस किस चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। जनरेटर के अंदर आपको आर्मेचर कॉइल के बारे में पता होना चाहिए। आर्मेचर कॉइल क्या है, स्लिप रिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, मैग्नेट्स के बारे में। तो पहले हम आर्मेचर कॉइल के बारे में उसको ब्रेक करके पहले इसकी स्टडी करेंगे, आर्मेचर कॉइल क्या है, फिर मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे, देन आप स्लिप रिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इन सबको स्टडी करने से हमें क्या पता चलेगा, एक जनरेटर को हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि जनरेटर क्या होता है, उसके बारे में हम उसको डिटेल में निकाल सकेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये था बेसिक प्रिंसिपल यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। जैसे आपके पास अभी क्या चल रहा है, नाउ डेज कोरोना चल रहा है, तो हमें क्या थोड़ा सा जुकाम कोल्ड हुआ या फिर खांसी हुई, पहले हमें कोल्ड है, अच्छा डॉक्टर के पास जाएंगे, कोल्ड हो गया, देन खांसी खांसी, क्या मुझे कोरोना तो नहीं है, तो फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम, तो सब छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा, उसको सॉल्व करेंगे, ये चीज़ें ठीक करेंगे। तो वो क्या हम डॉक्टर क्या बता पाएगा कि अच्छा इसको कोरोना है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स को लेके एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। क्लियर, ये होता है रिडक्शनिज्म। जैसे एक होता है ना कि किसी से आपको प्यार हो गया, फ्रेंडशिप करनी है, तो पहले उसको क्या फ्लावर देते हैं, पहले उसको कार्ड्स देते हैं, तो छोटी छोटी सी चीज़ों से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही फिर कहाँ तक, अच्छा वो फाइनल जो हमें करना है, फ्रेंडशिप करनी है, उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करनी है, तो वो हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो ऐसे ही ये है रिडक्शनिज्म में, तो छोटे छोटे से पार्ट्स को सॉल्व करते जाओ, आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। क्लियर, तो ये था आपका रिडक्शनिज्म एंड यूनिफिकेशन बच्चों। अब एनसीईआरटी हमसे कहता है स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स से क्या मीनिंग है उसका एनसीईआरटी में, कि आपका सिलेबस क्या है। मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, सिलेबस क्या है, मीन्स 11th एंड 12th क्लास में हमें क्या पढ़ना है, वो सिलेबस आपको स्कोप के थ्रू यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको 11th एंड 12th क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है,
तो स्कोप ऑफ फिजिक्स में एनसीईआरटी में उसके 2 पार्ट्स किए हैं फिजिक्स के, ठीक है बच्चों। फर्स्ट आपका है मैक्रोस्कोपिक और सेकंड आपका माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक आपको पता है, नाम से सब जानते हैं अच्छे से। मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो यानी कि बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्व करना। ये बहुत पुराना है, ठीक है, जब से फिजिक्स स्टार्ट हुई है, बहुत पुरानी फिजिक्स है जिसको बोलते हैं हम। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करते हैं, प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, साउंड वेव के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। ये बहुत पुराना है, चला आ रहा है। ये है माइक्रोस्कोपिक्स। माइक्रोस्कोपिक्स में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे या करना चाहेंगे, जो अभी लेटर ऑन है, ठीक है, जो इसको हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, इसमें जैसे एटम्स, न्यूक्लियॉन्स वगैरह हो गए, इनके बारे में, माइक्रो के बारे में हमें स्टडी करनी होती है। तो ये ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता, बहुत ऊपर ऊपर से अभी आपको ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स बाद में बहुत डीपली है, तो बाद में पढ़ोगे। मैक्रोस्कोपिक ये बहुत पुरानी है, इसको हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। दिस इज क्लासिकल फिजिक्स। ये बहुत पुरानी हो गई तो क्लासिकल फिजिक्स, एंड ये बहुत न्यू है, अभी लेटर ऑन है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स जैसे पुरानी हो गई ना, क्लासिकल सॉन्ग्स होते थे पहले, ठीक है, पुराने गाने, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, किससे, फिजिक्स से। थोड़ी बहुत फिजिक्स समझने आने लगी है, थोड़ी बहुत अभी आ जाएगी धीरे धीरे, तो प्यार हो जाएगा फिजिक्स से, ठीक है। लव इज फिजिक्स, फिजिक्स इज लव, ठीक है। तो ये आपके पास क्लासिकल फिजिक्स, पुरानी फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स के भी उसने पार्ट्स कर दिए आपके, यहाँ पे 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया क्लासिकल फिजिक्स को। इसमें पहला आता है आपका मैकेनिक्स, ठीक है। सेकंड आता है आपका थर्मोडायनामिक, ठीक है। थर्ड आता है आपका मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड फोर्थ आता है आपका ऑप्टिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स, ये इसकी क्लासिकल फिजिक्स के भी उसने पार्ट्स कर दिए, डिवाइड कर दिया उसको, कि वो इजी हो जाए और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, कुछ पार्ट इसका 11th में केमिस्ट्री में है, वहाँ आपको एक झलक दिखाई जाएगी, झलकियाँ ऊपर से, बट 12th में इसको आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। यहाँ पे मैकेनिक्स हम पढ़ेंगे 11th क्लास में, इसमें 11th का सिलेबस आपका होगा। थर्मोडायनामिक भी हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम 12th में पढ़ेंगे, 12th क्लास में, और ऑप्टिक्स भी हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो ये एक कॉमन सा डिवाइडेशन हो गया फिजिक्स का, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स में भी मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स, ठीक है, 4 पार्ट्स हो गए। इसमें कोई नोट डाउन करने का ऐसा कुछ है नहीं अभी, इसलिए मैं नोट डाउन आपको करना है तो आप कर सकते हैं, बट इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आपको नोट डाउन करना हो, ठीक है। वैसे कुछ बच्चे कहेंगे मैम है ही क्या इस चैप्टर में जो हम नोट डाउन करें, तो आप तो ऐसे जीनियस हैं, ये सब तो आपको आता ही है, ठीक है। तो फिर भी मैं बता रही हूँ कि क्या क्या है, इसको हम थोड़ा अच्छे से मैं बता देती हूँ, इसमें डिटेल में क्या क्या है, इसके अंदर सिलेबस में क्या क्या है। चैप्टर वाइज नाम नहीं बताऊंगी मैं यहाँ पे आपको, क्योंकि चैप्टर वाइज तो हम जब यूनिट्स करेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहला आपके था मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ऑप्टिक्स। ये 11th और 12th का सिलेबस, दिस इज 11th, ये आपका 11th क्लास के अंदर आप पढ़ोगे मैकेनिक्स के बारे में,
ये भी आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे मैकेनिक्स के बारे में, ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे मैकेनिक्स के बारे में, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, और ये ऑप्टिक्स के बारे में भी हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। अब मैकेनिक्स में देखो क्या क्या हो सकता है, जैसे हो गया आपका कार मोशन। कार मोशन के बारे में आपको पढ़ना है कि कार कैसे चलती है, सीधी सड़क पे आप कैसे कार ड्राइव करेंगे। मैम ये तो बहुत ईजी, मुझे तो बहुत अच्छे से आता है, मैं तो जूम करके गाड़ी लेके जाता हूँ। वो सब नहीं है, उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या क्या होगा अभी पढ़ना है। अच्छा एक बात और है, 11th का सिलेबस बच्चों बहुत लेंदी भी है, बहुत मोटी बुक है इसकी कंपेयर टू 12th में क्या है, आप एक तो हैबिचुअल हो जाएंगे, अच्छा 11th में ये टर्म्स होती है, ये सब चीज़ें होती है, तो 12th आपको थोड़ा इजी लगेगा, ठीक है। 11th क्लास में क्या है, आपके लिए सब कुछ न्यू है, ठीक है। तो इसको हमें इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है ताकि आपको बोर ना लगे फिजिक्स, जो काफ़ी बच्चों को लगती है कि बोरिंग सब्जेक्ट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ओके। तो कार मोशन के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे हमें फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है कि फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। रॉकेट के बारे में पढ़ोगे आप, रॉकेट क्या होता है, ठीक है। बेंडिंग रोड के बारे में कि या फिर एक स्केचिंग वायर के स्ट्रेच करना, वायर को कैसे स्ट्रेच करने पे क्या हो सकता है, क्या क्या निकालना है हम इसके बारे में, ये सब चीज़ें आप यहाँ पढ़ेंगे। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। प्लैनेट मूव्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट मूव्स, ठीक है। और थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ेंगे लॉज के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे, हीट के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे आप कि टेम्परेचर क्या है, कैसे है, किसका टेम्परेचर क्या है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर के बारे में, फ्रीज में कैसे पानी ठंडा होता है, मैंने बोला ना पानी का ठंडा होना भी फिजिक्स है और चाय का गर्म होना भी फिजिक्स है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर में के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर, ये सब चीज़ें। कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ेंगे, या इंजन के बारे में, हीट इंजन के बारे में, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक में 11th में। 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज क्या है, कैसे लगता है आपके पास चार्ज। वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, करंट के बारे में पढ़ेंगे, करंट क्या होती है, कैसे लगती है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। काफ़ी रूल्स आप पढ़ेंगे यहाँ पे, किरचॉफ वगैरह के रूल्स पढ़ेंगे आप, लॉज पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स के अंदर आप लेंसेज पढ़ेंगे, ठीक है। वेव्स आपके पास एक्सरे, गामा रे, ये रेज के बारे में पढ़ेंगे आप, रेज क्या होती है, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे यहाँ पे इसके बारे में। एंड रेनबो के बारे में कि रेनबो कैसे बनता है, रेनबो के बारे में। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ, बाकी हमें ये सब चीज़ें पढ़नी है। ऐसे तो बोर्ड में कितना ही भरती जाओ, लिखती जाओ बोर्ड के ऊपर, तो वो यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। अभी बेसिक चीज़ें हैं कि क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या है, मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या है, तो वो सब चीज़ें आपके पास थी, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई आपका, क्लियर है, समझ में आ गया क्या क्या पढ़ना है, 11th में क्या पढ़ना है, 12th में, क्लियर। अच्छा बच्चों, इसमें नोट डाउन करने जैसा कुछ है नहीं, आप इसको नोट डाउन करने का कष्ट ना करें, थोड़ा सा बस समझ ले ये क्या क्या है। अब आपके पास आता है कि फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी मिलकर सोसाइटी के डेवलपमेंट में क्या हेल्प करती है या क्या योगदान देती है, ठीक है। तो फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी मिलके एक सोसाइटी को जन्म देती है, ठीक है। या ऐसे कह लीजिए कि टेक्नोलॉजी या सोसाइटी की नीड के लिए फिजिक्स का बर्थ होता है, ठीक है। एक नई ब्रांच का बर्थ होता है, किसके लिए, सोसाइटी के लिए, ठीक है। कि न्यू आपके पास टेक्नोलॉजी आती जाए,
एक पहले हमारे पास होता था स्टीम इंजन, ठीक है। स्टीम इंजन की एफिशिएंसी हमें इंक्रीज करने के लिए एक नीड फील हुई कि आप कैसे हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक नई ब्रांच का बर्थ हुआ, थर्मोडायनामिक एक फिजिक्स की ब्रांच है ये, ठीक है। इसका बर्थ हुआ और इसने हीट इंजन बनाया, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, इंक्रीज होती है स्टीम इंजन से। तो हमने ये इंजन यूज़ करना कम करके आप हीट इंजन पे फोकस करेंगे। तो सोसाइटी के बर्थ के लिए हमें जैसे जैसे चीज़ों की नीड होती गई वैसे वैसे हम फिजिक्स या नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी। जैसे अभी क्या है, आपके पास लैपटॉप है, ठीक है। अब तो नए नए लैपटॉप आ गए हैं थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, कि आपके पास ये सब प्रोवाइड हो चुके थैंक्स टू फिजिक्स, कि आप कोरोना काल में आज अपने घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम आसानी से कर रहे हैं इजीली। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी फिजिक्स की देन है। हमें जो सोसाइटी को जो चाहिए होता है, जैसे जैसे नीड होती जाती है वैसे वैसे हम ये चीज़ें बनाने लगते हैं, साइंटिस्ट वगैरह जो भी। जैसे पहले पिज़्ज़ा नहीं होता था, लेकिन अब पिज़्ज़ा बनने लगा है बिकॉज ऑफ नीड ऑफ सोसाइटी, ठीक है। आज के बच्चे जो है, छोटे छोटे से बच्चों को देखा होगा, पिज़्ज़ा चाहिए भाई, नहीं हमें नहीं खाना वो खाना, घिया तोरू कौन खाता है। तो ये घिया तोरू अब नहीं चल के क्या हो गया, हीट इंजन में हो गया, पिज़्ज़ा बन गया है, ठीक है। तो जैसे पहले होते थे आपके पास टेप रिकॉर्डर टाइप के जो होते थे, टाइपिंग मशीन होती थी, वो भी अब क्या है, वो क्या हो गए पुरानी फिजिक्स में। तो वो पहले की अब जो हमारे पास टेक्नोलॉजी या सोसाइटी जो कह लो आप, सोसाइटी में क्या क्या आपके पास नीड होती है जो हमें चाहिए, उसके लिए हमारे पास एक नई फिजिक्स का बर्थ होता है, दैट इज फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी आपके पास क्या देती है, एक सोसाइटी को बर्थ देती है। तो दोनों ही वाइस वर्सा है एक दूसरे की, ठीक है। जैसे एलईडी आ गई है, एलईडी टीवी हो गई है आजकल, एलईडी लाइट्स वगैरह आती है, फ़ोन इतने अच्छे अच्छे चल रहे हैं आजकल के टाइम में। तो वो सब क्या है, फिजिक्स से टेक्नोलॉजी की देन है, कि टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो गई है पहले से, ठीक है। तो ये था आपके पास एक छोटा सा रिलेशन 11th क्लास में फिजिकल वर्ल्ड के अंदर। अब आते हैं हमारे पास फिजिक्स ने, एनसीईआरटी ने हमें दिए हैं 4 फंडामेंटल लॉज कह लीजिए, प्रिंसिपल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, 4 फंडामेंटल लॉज, यानी कि वैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू फिजिकल वर्ल्ड, उसने भी 4 हमें समझाने दिए। वैसे तो बहुत है, मतलब मैं यहाँ नाम भी नहीं बता सकती आपको, इतने बोर्ड कम पड़ जाएगा मेरा, तो बहुत सारे लॉज है। तो 4 फंडामेंटल रूल्स दिए हैं या लॉज दिए हैं, प्रिंसिपल दिए हैं। पहला ग्रेविटेशनल लॉ, सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ, थर्ड स्ट्रॉन्ग या फोर्स कह लीजिए इनको, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और वीक न्यूक्लियर फोर्स, फोर्स कह लीजिए, लॉज नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये 4 टाइप्स के फोर्स, फंडामेंटल फोर्स हमें एनसीईआरटी ने बताए। इनमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, यहाँ पे कॉमन सी चीज़ें, 1-2 चीज़ें मैं आपको कॉमन सी बताऊंगी इसमें, क्योंकि ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। और ये जो है लास्ट वाला वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसके बारे में तो हम ज़्यादा डिटेल कहीं भी नहीं पढ़ेंगे, बाद में भी, तो बहुत कॉमन सा, ऊपर से, ज़्यादा स्टडीज़ के बारे में हमें करनी नहीं है, ठीक है। तो जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है आपका, ये क्या है, यूनिवर्स में
ऐसे आप इनको लिख सकते हैं अगर नोट डाउन कोई कर रहा है तो बच्चों। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स में जनरली कॉमन चीजें बताऊंगी मैं यहाँ पे अभी आपको कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि यूनिवर्स में दो पार्टिकल्स के बीच में, कोई भी दो पार्टिकल है उनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो पार्टिकल्स के बीच में। लॉन्ग रेंज होती है इसकी, लॉन्ग रेंज होती है यानी कि लॉन्ग रेंज, इसकी डिस्टेंस कैसी होती है, बहुत हाई, बहुत दूर तक जाती है डिस्टेंस, तो आप कह सकते हैं इन्फिनिटी डिस्टेंस तक ये होता है। ठीक है। वीक फोर्स होता है एंड नो मीडियम रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे मीडियम का कोई रिक्वायर नहीं होता, अगर मीडियम कोई है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, तो इसमें कोई मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब यहाँ आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में किसके ऊपर लगता है, चार्जेस के ऊपर लगता है। ये आपको पता ही होगा सबको, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव में क्या होता है। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है ये भी। ठीक है, यानी कि इसकी डिस्टेंस भी कितनी होती है, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक होती है इसकी डिस्टेंस भी। ठीक है, यहां भी आपके पास नो मीडियम रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी आपके पास कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपके पास है मीडियम तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात ऐसी नहीं है, लेकिन दोनों में नो मीडियम रिक्वायर्ड। एंड दिस इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ठीक है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ये होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब आता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में हमारे पास ये क्या है, एक न्यूक्लियस है, आप सभी जानते हैं। अब न्यूक्लियस में आपके पास क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये सब होते हैं। ठीक है, तो आपके पास प्रोटॉन प्रोटॉन है तो क्या होना चाहिए, आपस में रिपल होना चाहिए। ठीक है, रिपल होना चाहिए इन द सेंस ये न्यूक्लियस में बंध के कैसे रह सकता है प्रोटॉन, रिपल्सन है तो आपस में इसको फैल जाना चाहिए, फट जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए कि जिसमें सारे पार्टिकल्स रहते हैं न्यूक्लियस में, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब वहां पे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में क्या होता है, एक फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स, और ये किसके थ्रू लगती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स के लिए। ठीक है, एंड ये डू नॉट डिपेंड अपॉन चार्जेस, चार्जेस पे ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसकी रेंज शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ये शॉर्ट रेंज, इसकी रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब लास्ट आता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसकी शॉर्ट रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर होती है, इसकी भी वीक फोर्स है ये। ठीक है, एंड किसके ऊपर एक्ट करता है, रेडियो एक्टिव एमिशंस के ऊपर ये एक्ट करता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कहीं पे भी ज्यादा डिटेल में नहीं है, डीपली हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, आया समझ में। अब आपके पास एनसीईआरटी ने हमें क्या बताया, कंपैरिजन बताया है इन फोर्स के कि क्या क्या कंपैरिजन है, कैसा कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन में आपके पास सबसे पहले आएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स
ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेटर देन वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. Clear? Strong nuclear force, this is the strongest force in the nature. Then is greater than electromagnetic force, is greater than weak nuclear force and gravitational force. ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं जैसे दिस इज 1 एंड दिस इज 10 raised to power -12, ये है -2, सॉरी 10 raised to power -12 एंड 10 raised to power -38. तो इतने ये एक दूसरे से वीक होते हैं. क्लियर? तो ये समझ में आया. ये था हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि इसमें से कुछ नहीं आएगा. ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ बार बार ये सब चीज़ें. ये बस हमने डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है, लव होता है, फिजिक्स इज अ लव. तो उसके लिए हमने पढ़ा है यहाँ पे. ठीक है, और एक बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़ा है कि बेसिक नॉलेज फिजिक्स से रिलेटेड क्या है, फोर्सेस क्या होता है, स्कोप क्या होता है, रिलेशन क्या होता है मैथ्स एंड फिजिक्स का. ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स क्या होती है, मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है, क्या क्या हमें पढ़ना था इसमें 11th-12th में पढ़ेंगे हम. तो वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी है. क्लियर? तो ये था. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट वाइज. मैं आपको यूनिट वाइज चैप्टर्स के नेम और यूनिट के नेम से आपको मैं कवर कराऊंगी कि कौन कौन सी यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड है, क्या क्या आपको पढ़ना है. क्लियर? तो वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे धीरे धीरे. न्यूमेरिकल्स उनमें से सब कुछ आएगा, तो वो अच्छे से पढ़ना बच्चों. क्लियर? तो यहाँ पे इतना ही था. आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एक बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए. सो मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहेगी. तब तक फिजिक्स से प्यार करते रहिए एंड पढ़ते रहिए फिजिक्स. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट.